आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है महेश जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक डार्क फाइल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें अनहोनी चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लॉकडाउन के बाद जब लोगों को घर से बाहर निकलने की इजाज़त मिली, वैसे तो सिर्फ ज़रूरी कामों की ही छूट थी, मगर कुछ लोग ऐसे भी थे जो बिना वजह ही घर से बाहर घूमने निकल जाया करते थे। खैर, वाक़या कुछ यूँ है कि वो अगस्त का महीना था जब मैं घर में बड़े आराम से बैठकर टीवी देख रहा था। चूँकि लॉकडाउन के बाद अभी तक मेरा काम चालू नहीं हुआ था, तो इन दिनों मैं घर में ही बैठा रहता था। शाम का वक्त था तो मैं चाय की चुस्कियों के साथ मूवी देख रहा था कि इसी बीच मेरी वाइफ का फ़ोन बज उठा। किचन रूम से आकर मेरी वाइफ ने अपना फ़ोन उठाया तो पता नहीं सामने कॉल पर कौन था, मगर फ़ोन उठाने के कुछ देर में ही मेरी वाइफ के चेहरे का रंग उड़ गया। फ़ोन रखते ही लड़खड़ाती आवाज़ में मेरी वाइफ ने बताया कि उसके भाई यानी कि मेरे साले का एक्सीडेंट हो गया है और मम्मी पापा उसे हॉस्पिटल लेकर गए हैं, तो अब हमें भी इसी वक्त हॉस्पिटल पहुंचना होगा। पूरी बात सुनते ही मैंने चाय का आधा पिया हुआ कप वहीं छोड़ दिया और झट से उठकर कपड़े बदले, और कपड़े बदलने के बाद घर से बाइक निकालकर घर को ताला मारा और अपनी वाइफ को बाइक में बिठाकर उसके मायके की तरफ आगे बढ़ने लगा। हमारे घर से उसका मायके यहीं कोई 20 से 25 किलोमीटर ही दूर होगा, तो हम जल्द ही हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। कुछ देर में ही मेरी बाइक गांव के उस रास्ते पर पहुंची जहां से हॉस्पिटल कुछ 5-6 मिनट की ही दूरी पर था। उस रास्ते पर थोड़ा आगे जाते ही हमने सामने की तरफ 6-7 लोग खड़े दिखे। उनके थोड़ा और करीब पहुंचने पर पता चला कि उन्होंने आगे जाने का रास्ता घेर रखा है। शायद ऐसा कोरोना की वजह से था। जब हम उनके पास पहुंचे तो पहले तो उन्होंने हमें आगे जाने देने से साफ मना कर दिया, मगर जब हमने उन्हें पूरी बात बताई तो उन्होंने हमें आगे जाने की इजाज़त दे दी। कुछ देर बाद हम लोग जिला अस्पताल के पास पहुंचे। वहां बाइक को स्टैंड पर लगाने के बाद हम लोग हॉस्पिटल में दाखिल हुए, जहां मेरे ससुर जी एक कमरे के बाहर ही खड़े थे। मैं और मेरी वाइफ उनके पास पहुंचे तो उन्होंने बताया कि अभी मेरे साले को अंदर ले जाया गया है, लिहाजन हम सब वहीं बाहर बैठकर कुछ खबर आने का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद अंदर से एक डॉक्टर साहब बाहर निकले। पूछने पर उन्होंने बताया कि घबराने जैसी कोई बात नहीं है, बस 2-4 जगह ही चोटें आई है और साथ ही एक हाथ भी फ्रैक्चर हो गया है। ये सुनकर हमारी जान में जान आ गई। खैरियत तो इस बात की थी कि साले साहब की जान बच गई, वरना ट्रक से टक्कर होने पर कहाँ कोई बाइक वाला बच पाता है। खैर, थोड़ी देर पेशेंट के साथ बैठने के बाद मैं कमरे से बाहर निकला और अपनी वाइफ से थोड़ी बातचीत और सलाह मशवरा करने के बाद तय किया कि इस माहौल में घर को ऐसे छोड़ना मुनासिब नहीं होगा। वैसे भी इन दिनों मोहल्ले में चोरी की वारदातें कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई हैं, तो मैं बाइक लेकर अकेला ही घर चला जाता हूँ। मेरी वाइफ यहीं उसके भाई के साथ रहेगी। ये तय करते ही मैं हॉस्पिटल से बाहर निकला और बाइक लेकर घर को रवाना हो गया। अब तक रात बहुत हो चुकी थी। जब मैं हॉस्पिटल से निकल रहा था तभी 11:15 बज रहे थे। देर रात का असर अब रास्ते पर भी दिखने लगा था। एक आध गाड़ियों को छोड़कर रास्ते पर कोई भी नहीं दिख रहा था। गांव के कच्चे रास्तों पर आहिस्ता आहिस्ता बाइक चलाते हुए मैं आगे बढ़े जा रहा था। कच्चे रास्ते की वजह से मेरी बाइक कुछ खास चल नहीं पा रही थी। रात सच में बहुत हो गई थी। इसका पता मुझे तब चला जब मैं उस जगह पर पहुंचा जहां आते वक्त गांव वालों ने मुझे रोका था, मगर अब ना ही वहां कोई बैरिकेडिंग दिख रही थी और न ही वहां कोई इंसान नजर आ रहा था। खैर, अब तक मैंने करीबन 10 से 12 किलोमीटर का रास्ता यानी कि आधा सफ़र तय कर लिया था, और अब मैं जिस रास्ते पर था वो रास्ता पूरी तरह से खामोशी के गिरफ्त में था। हालांकि वो रास्ता पिछले रास्तों के मुकाबले काफ़ी अच्छा था, मगर थोड़ा गीला था,
जिससे ये पता चल रहा था कि अभी कुछ देर पहले ही यहाँ बारिश हुई है। सन्नाटे भरे उस रास्ते पर मैं अभी आगे बढ़ ही रहा था कि एकदम से मेरी बाइक ने पिकअप छोड़ दिया और वहीं मेरी बाइक बंद पड़ गई। मैंने 4-5 बार बाइक को स्टार्ट करने की भी कोशिश की, मगर बाइक थी जो रीस्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने बाइक को हिला डुलाकर चेक किया तो पता चला कि बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया है, और तो और मेरी बाइक अभी रिजर्व में ही चल रही थी। तभी मुझे याद आया कि घर से निकलते वक्त मैंने जल्दबाजी में पेट्रोल चेक नहीं किया था। मैंने किसी बाहरी मदद के लिए अपना फ़ोन निकाला, मगर मेरा मोबाइल तो ऑफ हो रखा था। ये देखकर तो मेरी जान ही सूख गई। मेरी तो कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि अब क्या करूं। बाइक के पास खड़े खड़े मैं अभी परेशान हो ही रहा था कि अचानक ही तेज बारिश शुरू हो गई। चूँकि ये बरसात का ही मौसम चल रहा था तो ऐसे में बारिश तो लाजमी ही थी, मगर अब इस बारिश ने मेरी परेशानियों को और भी बढ़ा दिया था। तभी मुझे मेरी दाईं तरफ के झाड़ियों के पीछे एक रोशनी नजर आई। जब मैं चलते हुए उस रोशनी के पास पहुंचा तो पाया कि वो एक छोटा सा घर है। मैंने घर के दरवाजे पर बैठे आदमी को पूरी बात बताई, जिस पर उस आदमी ने कहा, आप चिंता मत करो, आप रात भर यहीं रुक जाइए। ये बोलते हुए उस आदमी ने घर के भीतर आवाज़ लगाई, जिससे एक बच्चा घर से बाहर निकला और उस आदमी के कहने पर वो मेरी बाइक तक आया और अकेले ही बाइक को धक्का देकर घर के पास लाकर खड़ा कर दिया। ये देखकर तो मैं बिल्कुल चौंक सा गया कि आखिर इतना छोटा बच्चा इतनी भारी बाइक को अकेले ही कैसे ले आया। उस बच्चे के शरीर पर मैंने एक बात नोटिस करी कि इतनी तेज बारिश में जाने के बावजूद भी उस बच्चे के शरीर में पानी का एक बूंद तक नज़र नहीं आ रहा था, जबकि कायदे से तो उस बच्चे को भीग जाना चाहिए था, जैसे कि मैं भीग गया था। कि इतने में ही उस आदमी ने मुझे घर के अंदर आने को कहा। जब मैं घर में दाखिल हुआ तो अंदर एक औरत भी थी जो कि चूल्हे के पास बैठी थी। उस आदमी और उस औरत की बातों से ऐसा मालूम पड़ रहा था कि वो औरत उसकी वाइफ है। मेरे घर में बैठते ही उस औरत ने खाना परोस दिया। मैंने मना करते हुए उस औरत से कहा, अरे नहीं बहन जी, खाना रहने दीजिए आप। मगर मेरे लाख मना करने के बावजूद भी उस आदमी ने जिद करके मुझे खाना खिला ही दिया। खाना खाने के बाद उस औरत ने मेरा बिस्तर लगा दिया और फिर बिस्तर पर गिरते ही कब मेरी आंख लग गई पता ही नहीं चला। फिर जब मेरी आंख खुली तो अब तक सुबह हो चुकी थी, मगर वो तीनों, औरत, आदमी और वो बच्चा, कहीं दिख नहीं रहे थे। मैं उठकर बाइक के पास गया और बाइक को स्टैंड पर से हटाया तो मुझे बाइक की टंकी में से पेट्रोल की आवाज़ आई। मैंने झट से बाइक ऑन किया तो बाइक एक बार में ही स्टार्ट हो गई। मैंने उन तीनों को चारों तरफ खोजा, मगर वो लोग कहीं दिख नहीं रहे थे। उनमें से किसी को ना पाकर मैं बाइक घुमाने लगा कि इतने में ही वहाँ से एक आदमी गुजरता दिखा। मैंने बाइक रोककर उससे पूछा कि वो तीनों कहाँ चले गए। तो इस पर पहले तो कुछ देर तक इस आदमी ने मेरा मुंह देखा और फिर बताया कि लॉकडाउन के वक्त खाने की तंगी और किसी तरह की कोई मदद ना मिलने की वजह से उन तीनों यानी कि पति पत्नी और उनके 7 साल के बेटे ने इसी घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी और तब से इस घर में कोई नहीं रहता। तो दोस्तों, ये थी महेश जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।